हेलो दोस्तों, सुरेश कोलकाता का रहने वाला था। बीएससी करने के बाद उसे मुंबई में नौकरी मिल गई। कुछ दिनों की कोशिश करने के बाद उसे किराए पर मकान भी मिल गया। मकान मालिक का नाम संजीव था। उनकी उम्र 40 के आसपास थी। उनकी पत्नी का नाम प्रज्ञा थी, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। प्रज्ञा जी संजीव की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी 5 साल पहले मौत हो गई थी। बच्चे की लालसा में संजीव ने 2 साल पहले प्रज्ञा से शादी की थी, मगर प्रज्ञा ने उन्हें कहीं तक को कोई बच्चा नहीं दिया था। मकान 3 मंजिला का था। मकान मालिक ऊपरी मंजिल पर रहते थे और नीचे सुरेश रहता था। सुरेश संजीव को भैया कहकर बुलाते थे और प्रज्ञा को भाभी। वह उनके घर पर छोटे काम भी कर देता। एक दिन संजीव ने सुरेश से कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाना। पहले सुरेश इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब प्रज्ञा ने भी कह दिया तो उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया, मगर साथ यह रखी कि भोजन के बदले उन्हें रुपये लेने होंगे। आखिरकार संजीव ने भी उसकी शर्त मान ली। धीरे धीरे सुरेश को लगने लगा कि वह प्रज्ञा को चाहने लगा। अगर प्रज्ञा उसे नहीं मिलती तो उस जिंदगी में बेकार हो जाएगी। इसी तरह 6 से 7 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन वाक़या हुआ कि दोनों एक दूसरे में समा ये बिना ना रह सके। उस दिन रविवार था। सुरेश की छुट्टी थी। संजीव रोजाना की तरह 10 बजे अपनी दुकान चले गए थे। वे रात के 9 बजे पहले घर नहीं लौटते थे। वे अपनी दुकान बृहस्पतिवार को बंद रखते थे। दोपहर का भोजन करते समय अचानक प्रज्ञा ने सुरेश से कहा कि वह उसके साथ सिनेमा घर में कोई फिल्म देखना चाहती है। सुरेश को लगा कि जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। दोनों ने शाम को फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को सुरेश अपने कमरे में तैयार हो रहा था। अचानक वहाँ प्रज्ञा आ गई। वह एकटक उसे देखने लगा। उसकी नज़रें प्रज्ञा के हर एक अंग को निहारने लगा, क्योंकि हुआ बदन, उभरी हुई छाती, बड़ी आँखें, पतली कमर, गुलाबी ओंठ, उस पर काले रंग के सूट भी पहन रखी थी जो उसके गोरे रंग पर कयामत ढा रहा था। सुरेश कुछ कहता इससे पहले प्रज्ञा क्या बोली, क्या हुआ? उस तरह से आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो? क्या मैं लिबास में अच्छी नहीं लग रही हूँ? अच्छी तो हर लिबास में लगती हो, मगर लिबास तो आज बहुत अच्छी लग रही है भाभी। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? सुरेश खुद पर काबू ना पा सका और दिल की बात जबान पर झट से ला दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल आपको पाने के लिए तड़प रहा है तो ऐसी बात तुम्हें बताओ, तुम्हारे दिल की तड़पाहट को कैसे दूर किया जाए? मुझे क्या करना होगा? सुरेश को लगा कि उसने यह मौका गंवा दिया तो सुरेश को भी कभी भी पा नहीं सकेगा। उस बगैर देर किए छठ प्रज्ञा अपनी बाहों में भर लिया। प्रज्ञा कहने लगी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद सुरेश प्रज्ञा के गुलाबी गालों और ओठों को बराबर चूमने लगा। थोड़ी देर बाद प्रज्ञा बोली, अब छोड़ो, नहीं तो फिल्म जाने में देरी हो जाएगी। सुरेश प्रज्ञा की बाहों में जुदा नहीं किया। उसने प्रज्ञा के गालों पर एक जोर चुम्बन कर डाला। मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वह क्या? आज जब हम दोनों एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर दिया है तो क्यों ना जिंदगी का असली मजा बिस्तर पर लिया जाए। फिल्म फिर कभी देख लेंगे। प्रज्ञा मुस्कुराकर बोली, घायल बुरा नहीं है, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं बिस्तर पर चलती हूँ। प्रज्ञा को अपनी बाहों से अलग करके सुरेश कमरे का दरवाज़ा बंद करने चला गया। वह दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आया तो वहाँ सुरभि मुंह के बल लेटी थी। सुरेश की बेकरारी बढ़ गई तो वह प्रज्ञा के कपड़े उतारने लगा। प्रज्ञा का संगमरमी बदन देखकर सुरेश को लगा कि आज उसकी प्यास बुझ जाएगी। वह धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। प्रज्ञा भी लाशरम छोड़कर उसका साथ देती गई। प्यार की मंजिला पर पहुंचकर जब दोनों शांत हो गए तो प्रज्ञा ने कहा, आज तुमसे जो सुख मिला है वैसा सुख मुझे पति भी नहीं दे पाए थे। ना चाहते हुए सुरेश उससे पूछ लिया, ऐसे क्यों हो गया? शायद इसलिए वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। मैं सच कहती हूँ, पति से मैं एक दिन भी खुश नहीं थी। अगर मैं उससे संतुष्ट होती तो अपना जिस्म तुम्हें क्यों सौंपती? फिर आपने संजीव भैया से शादी क्यों की? यह मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां थी, मैं उनमें से सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी।
इसलिए जब संजीव ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वे मान गए। मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इससे बेमिसाल शादी का विरोध नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि संजीव उम्र में मुझसे 18 साल बड़े जरूर हैं, मगर जब वे मुझे प्यार करेंगे तो मुझे सुख से भर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल बाद मैंने अपनी कामनाओं को दबा कर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू ना कर सकी और सोचा कि अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अभी मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। यह कह कर प्रज्ञा चुप हो गई तो सुरेश ने अपनी बाहों में कस लिया, उसके गालों पर किस किया। जड़ने के बाद मैं सच कहता हूँ भाभी, आप मुझे नहीं मिलती तो मैं नहीं पाता। उस दिन के बाद दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे में समा जाते। साल बीत गए। इस बीच प्रज्ञा और सुरेश के माता पिता ने सुरेश का शादी करने के लिए उस पर कई दबाव डाला, मगर उसने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। एक बार सुरेश गांव गया तो उसकी मां ने अपना फैसला सुनाया कि अगर 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो खुशखुशी कर लेंगे। यह सुनकर सुरेश चिंता में पड़ गया। उसकी मां ने उसके लिए एक लड़की भी देख रखी थी। सुरेश इतना ज़्यादा प्यार करने लगा, किसी का हाल में वह उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद उससे फैसला किया वह समाज की परवाह किए बिना प्रज्ञा से शादी करेगा। गांव से लौटकर सुरेश कोलकाता आया। मौका देखकर एक दिन उसने प्रज्ञा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे बात करने के लिए पिछले 1 हफ्ते से बेचैन हूँ। कहो तो बता दूँ। पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं कहूँगा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्रज्ञा ने कहा। कहते कहते प्रज्ञा शर्मा गई। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं यह फैसला किया कि अब मैं संजीव के साथ नहीं रहूँगी। उनसे तलाक कर मैं तुमसे शादी करूँगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? सुरेश खुशी से झूम उठा। प्रज्ञा ने कहा कि सबसे पहले वह अपने सुरेश के जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगा, फिर उनसे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित कर के कोर्ट से तलाक ले लेगी। प्रज्ञा ने सुरेश से कहा था कि वह संजीव से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन सुबह उसने का फैसला बता देगी। मगर अगले दिन सुबह सुरेश प्रज्ञा से बात करने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में वह दफ्तर चला गया। दफ्तर से लौट के सुरेश शाम के 6 बजे आया तो प्रज्ञा ने अपने कमरे में थी। रोज की तरह पास बैठकर सुरेश से उसने पूछा, तुमने संजीव से तलाक की बात की थी, मगर उन्होंने जो कहा उस पर सोचने के बाद मैं अपना फैसला बदल लिया। अब मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगी। यह सुनकर सुरेश हैरान रह गया। उसने प्रज्ञा से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पर उतारी हो गई? उसने बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे नाजायज संबंध की जानकारी बहुत पहले से थी। उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि औरत अगर किसी मर्द के साथ बेवफाई करना चाहे तो 7 तालों में बंद रहने के बावजूद भी कर डालेगी। अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहेगी तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि उन्हें बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने मुझे यह भी कहा, अगर तुम्हें मुझसे संतुष्ट नहीं मिलती, सुरेश से मिलती है तो तुम उससे नाजायज संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर उससे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब मैं पति को नहीं छोड़ूंगी। प्रज्ञा की फैसला जानकर सुरेश गुस्से में आ गया। उसने प्रज्ञा का गला दबोच लिया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी ना हो करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। प्रज्ञा ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं चू तूक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। सुरेश उसके गले पर अपने हाथ का दबाव डालने ही जा रहा था कि अचानक उसे लगा कि वह सही नहीं है। सही रास्ते पर तो प्रज्ञा थी। उसके बाद सुरेश ने प्रज्ञा के गले पर अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराई से चाहता हूँ। तुम्हारा पति भी चाहता है। तुम तो एक ही हो। तुम दोनों के साथ तो नहीं रह सकती, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। मैं कल ही तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना।
दोस्तों। फिर इसके बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है और फिर अपने माँ की बातों में आकर बातों के माँ के द्वारा शादी कर लेता है। फिर अपनी दुनिया में खुश हो जाती है। इन दिनों का सोशल मीडिया पर थोड़ा मोड़ा चैट होता है और बातें भी रहता है। जब भी सुरेश कोई भी सिलसिले में मार्केट आते हैं तो उनसे मिल लिया करता था और उसे ज़रूरत के सामान भी दे दिया करता था। तो आजकल की समाज का ये घटना है, आम बात हो गई है, क्योंकि अगर उनके पति का से बच्चा नहीं होता, किसी दूसरे से संबंध बना कर उसे अपने गर्व को महसूस कराता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।